नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 सितंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बारिश, नदियां ओवरफ्लो होने से 2748 लोग प्रभावित हुए। सिरसा में घग्गर का बांध टूटा। राजस्थान का बांध ओवरफ्लो, नारनौल में बड़ा खतरा। कृषि विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द हुई। किसानों को भी चेताया, 7 साल बाद आया पानी। बाढ़ प्रभावित किसानों के साथ खड़ी हुई हरियाणा सरकार मुआवजा राशि व खाद बीज को लेकर किए बड़े ऐलान। हरियाणा में PPP को लेकर बड़ी अपडेट, नहीं किया ये काम तो 3 लाख रुपए हो जाएगी वार्षिक इनकम। CBI ने मनीषा केस में शुरू की फील्ड जांच, परिवार से ली जानकारी, स्कूल, घटनास्थल और गांव में की पड़ताल। पिता बोले अब इंसाफ मिलेगा। 348 करोड़ रुपए से होगा अटेली अनाज मंडी का जीर्णोद्धार। किसानों, व्यापारियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। हरियाणा में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति के लिए 8 सितंबर से आवेदन होंगे शुरू। छात्रों को मिलेंगे हर महीने 1000 रुपए। अगर खाटू श्याम जाने की है तैयारी तो जान लें एक खबर, 43 घंटे बंद रहने वाले हैं मंदिर के कपाट। HPSC लेक्चरर भर्ती परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी। 10 सितंबर से डाउनलोड कर पाएंगे अपने एडमिट कार्ड। हरियाणा में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1680 प्राइवेट स्कूलों पर लगाएगा जुर्माना। डोनाल्ड ट्रंप बोले भारत के साथ रिश्ते रीसेट करने को तैयार। कहा हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। PM ने कहा उनके विचारों की सराहना करता हूं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बारिश और नदियों के ओवरफ्लो होने से 2748 गांव प्रभावित हैं। फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी डेंजर लेवल पर बह रही है। वहीं कैथल और सिरसा में घग्गर नदी ओवरफ्लो हो गई है। सोनीपत, करनाल और यमुनानगर में लगातार भूमि कटाव हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार शनिवार सुबह हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र और अंबाला में बारिश हुई। दोपहर बाद भिवानी, झज्जर और पानीपत में बारिश हुई है। वहीं CM नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मारकंडा के ओवरफ्लो होने से इलाके में पानी भरा हुआ है। वहीं फरीदाबाद में यमुना खतरे के निशान पर बह रही है। 12 गांव पानी की चपेट में है। 270 मकान अभी भी पूरी तरह से डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का रविवार का फतेहाबाद दौरा प्रस्तावित है। हालांकि अभी तक दौरा फाइनल नहीं हुआ है, मगर संभावनाएं पूरी हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा में जो आपदा आई है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वह सभी मामलों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन ने कहा कि सोमवार दोपहर से मौसम बदल जाएगा और मानसूनी गतिविधियां कम हो जाएंगी। सिर्फ उत्तरी हरियाणा में ही बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 7 सितंबर के लिए यानी आज के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। वहीं कल यानी 8 सितंबर को अंबाला, यमुनानगर, करनाल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और नूह में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। जबकि फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अंबाला, यमुनानगर, करनाल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम 9 सितंबर को भी बना रहेगा। हरियाणा के हिसार में बारिश ने विकराल रूप दिखाया है। यहाँ पर बारिश से गाँव में घुटनों से लेकर कमर तक पानी खड़ा हो गया है। वहीं लाखों एकड़ फसलें भी तबाह हो गई है। ऐसे में सरकार ने भी 276 गाँव के किसानों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। पहले यह सिर्फ 81 गाँव के लिए खोला गया था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में राजस्थान का बांध ओवरफ्लो होने से खतरा बन गया है। इसका पानी कृष्णावती नदी में आता है। सबसे पहले जिले का नांगल चौधरी क्षेत्र पड़ता है। बांध ओवरफ्लो होने के कारण कृषि विभाग ने भी नांगल चौधरी में अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के नीमका थाना इलाके में लगातार हो रही बारिश से क्षेत्र का सबसे बड़ा रायपुर बांध पानी से ऊपर तक भर गया है। 7 साल बाद बांध से पानी की चादर चलने लगी है, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में बांध पर पहुंच रहे हैं। वहीं बांध की वजह से महेंद्रगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान का बांध ओवरफ्लो होने के बाद यह पानी अब हरियाणा के महेंद्रगढ़ की तरफ आएगा। इसके बाद पानी नांगल चौधरी में कृष्णावती नदी में चलेगा, जिससे कि नदी के साथ लगते गांव के खेतों में पानी भरने का खतरा होने की संभावना बन गई है। इससे फसलें खराब हो सकती हैं। कृषि विभाग ने नोटिस जारी कर फील्ड स्टाफ को आदेश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि कृष्णावती नदी के साथ लगते गाँव अलर्ट पर रहें, क्योंकि रायपुर बांध ओवरफ्लो होने से यह पानी जिला महेंद्रगढ़ की कृष्णावती नदी में आएगा। किसानों को अपने पशुधन व कृषि उपकरणों को सुरक्षित एवं ऊंचाई वाले स्थानों पर स्थापित करने, खेतों में जमा पानी को निकालने के लिए तैयार रहने और तेज बहते पानी में चलने का प्रयास न करने के बारे में कहा गया है।
हरियाणा के भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण की टीचर मनीषा की मौत की जांच के लिए सीबीआई टीम शनिवार को फील्ड में उतरी। टीम सबसे पहले गांव सिंघानी के उस प्ले स्कूल में पहुंची जहां मनीषा बच्चों को पढ़ाती थी और वहां स्टाफ से पूछताछ की। इसके बाद टीम उस जगह पर गई जहां से मनीषा का शव मिला था। कुछ समय वहां रुकने के बाद टीम मनीषा के गाँव ढाणी लक्ष्मण पहुंची और उसके परिवार से बातचीत की। बता दें कि सीबीआई की टीम 3 सितंबर से भिवानी में ठहरी हुई है और टीम अब तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर केस से जुड़ी हुई रिपोर्ट हासिल कर चुकी है। मनीषा के पिता संजय कुमार ने बताया कि सीबीआई मेरे बयान लेकर गई है। इस दौरान 11 से लेकर 13 अगस्त तक की जानकारी ली है। उनके ही बयान दर्ज किए गए हैं क्योंकि उस दौरान मौजूद तो वे ही थे, करने वाला व देखने वाला भी मैं ही था। अन्य घर वालों से कोई पूछताछ नहीं की है। जो घटना घटी व जो व्यवहार किया गया था वह सब बताया था। सीबीआई वालों ने करीब 1 घंटे तक पूछताछ की है। सुसाइड नोट लेट दिखाने की भी बात कही गई। पहले घुमाते रहे और फिर सुसाइड नोट दिखा दिया। पुलिस कह रही है कि बॉडी को कुत्ते खा गए, हारकर हमने तो आपका यानी सीबीआई का सहारा लिया है। अब नहीं मानते उनकी, इसलिए सीबीआई जांच करवाई। संजय ने बताया कि सुसाइड नोट मिलने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं लेकर गए, जिसके बाद उन्होंने सीबीआई को बताया कि सीआईए का स्टाफ 3 से 4 दिन बाद आया था, जिसके बाद रजिस्टर लेकर गए थे। उसके बाद कह दिया था कि सुसाइड नोट है। अगर सुसाइड नोट होता तो पहले दिन ही दिखा देते। अगर पहले दिन ही दिखा देते तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। गुड़िया को न्याय मिलने की अब सीबीआई से उम्मीद है। सीबीआई वालों का व्यवहार काफी अच्छा था। मेरे को उन पर पूर्ण विश्वास है कि वे करके जाएंगे। जिस तरीके से आश्वासन दिया है उससे मेरी उम्मीद बन गई है और मैं जिंदा हो गया हूँ। बता दें कि सुबह करीब 11 बजे डिगावा स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से टीम 2 गाड़ियों में सवार होकर जांच के लिए फील्ड में उतरी। टीम सबसे पहले गांव सिंघानी के किड्स केयर सीएससी बाल विद्यालय पहुंची। यहां टीम ने सबसे पहले स्कूल के स्टाफ को इकट्ठा किया और उनसे पूछताछ की। स्कूल के आसपास का जायजा लिया। हालांकि टीम यहां करीब 15 मिनट ही रुकी और जानकारी जमा की। इसके बाद टीम स्कूल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर घटनास्थल पर पहुंची। यहाँ मनीषा का शव बरामद हुआ था। टीम ने उस जगह का मुआयना किया। वहां से भी कुछ सबूत जुटाए हैं। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद सीबीआई की टीम मनीषा के गांव ढाणी लक्ष्मण पहुंची। टीम मनीषा के घर पहुंची या मनीषा के परिजनों से बातचीत की। हालांकि अब तक सीबीआई टीम को क्या मिला इसके बारे में अभी कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। हरियाणा राज्य की बात करें तो यहाँ 1 दर्जन से अधिक जिलों में किसानों की फसल जल भराव होने से नष्ट हो चुकी है। कई गांव के गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जिलों में तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि फसल खराबे के मुआवजे के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 15 सितंबर तक खुला रहेगा, जहां बाढ़ प्रभावित किसान अपनी फसल में हुए नुकसान को दर्ज करवा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इस तारीख को और आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी किसान तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है। ऐसे में तहसीलदार और पटवारियों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र के गांव के किसानों की मदद के लिए गांव में ही सहायता शिविर आयोजित किए जाएं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उनकी सहायता कार्य की निगरानी उपायुक्त स्वयं सरकार को स्टेटस रिपोर्ट जारी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को आगे फसल की बिजाई भी करनी है। इसके लिए यूरिया और डीएपी खाद की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किस गाँव के किसानों को किस दिन टोकन के हिसाब से खाद मिलेगी, ये जानकारी प्रशासन की ओर से गांव में दी जानी चाहिए ताकि किसानों को बेवजह के चक्कर लगाने से छुटकारा मिल सके। सीएम ने कहा कि हमारे पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि कुछ जिलों में किसानों को खाद और बीज के लिए घंटों लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, जिसके बाद उन्होंने व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उच्च अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। बिना किसी परेशानी के किसानों को खाद बीज मिलता रहे, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ करीब 348 लाख रुपए की धनराशि से नारनूल क्षेत्र की अटेली अनाज मंडी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर किसानों और व्यापारियों सहित आमजन को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि इस योजना के तहत अटेली अनाज मंडी की सड़कों एवं सर्विस रोड की स्पेशल मरम्मत करवाई जाएगी, जिससे कि फसल लेकर आने वाले किसानों और फसल को लोड कर मिलों में ले जाने वाले वाहन चालकों का सफर आसान व सुरक्षित बनेगा। इसके साथ ही 4 दीवारी की मरम्मत कर मंडी परिसर को और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा, जिससे कि आवारा पशुओं के प्रवेश पर भी रोक लगेगी। मंडी परिसर से पानी निकासी की समस्या को दूर करने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मंडी के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2 मुख्य द्वारों का निर्माण किया जाएगा, जिन्हें आधुनिक और आकर्षक स्वरूप दिया जाएगा। साथ ही फसल लेकर मंडियों में आने वाले किसानों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
हरियाणा में फैमिली आईडी यानी ट्रिपल पी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। अगर आपने अपने परिवार पहचान पत्र में अपनी वार्षिक इनकम को अपडेट नहीं किया हुआ है तो फटाफट स्वयं अपने वार्षिक इनकम को अपडेट कर दें, क्योंकि अगर आपने वार्षिक इनकम को अपडेट नहीं किया तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी द्वारा ऑटोमेटिक आपकी वार्षिक इनकम को 3 लाख रुपए अपडेट कर दिया जाएगा। मोबाइल पर मैसेज भेजे जा रहे हैं जिन्होंने फैमिली आईडी में अपनी वार्षिक इनकम को अपडेट नहीं करवाया हुआ है। 1 सप्ताह का समय विभाग द्वारा दिया गया है। इस अवधि में परिवार मुखिया को अपनी फैमिली आईडी में वार्षिक आईडी को स्वयं घोषित करना जरूरी है। अभी ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फैमिली आईडी में अपनी आय को या तो शून्य दिखाया हुआ है या फिर उसे वेरीफाई नहीं करवाया हुआ है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनमें परिवार के मुखिया की मौत हो जाने के कारण फैमिली आईडी में इनकम 0 हो गई है। विभाग द्वारा अब ऐसे परिवारों का डेटा तैयार कर लिया गया है और इनकी पहचान कर इन परिवारों को मैसेज भेजना शुरू कर दिया गया है। जिन परिवार मुखियाओं के पास मैसेज आ चुका है उन्हें सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी वार्षिक आय को अपडेट करवाना जरूरी होगा। पंजाब के कई जिले इस समय बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं और वहां जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी आईएनएलडी ने बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। उन्होंने 350 गाँव को गोद लेने की घोषणा की है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने पंजाब के फिरोजपुर, संगरूर और फाजिलका जिले के बाढ़ प्रभावित 350 गाँव को गोद लेने की घोषणा कर पार्टी कार्यकर्ताओं को इन गाँव की जिम्मेदारी सौंपी है। इनेलो पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर राशन, दवा के अलावा मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। इनेलो पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों में राहत सामग्री भरकर भेजने का काम किया जा रहा है। अभय सिंह चौटाला का कहना है कि इस बुरे वक्त में इनेलो पूरी तरह से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव सहायता कर रही है। चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमलावर होते हुए व्यंग्य कसा कि लोग इस समय मुसीबत में हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता इस समय फील्ड से गायब हैं। वहीं कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस नेता चार्टर्ड जहाज में सफर कर रहे हैं। किसानों के प्रति दोनों ही पार्टियों का मोह भंग हो चुका है। हरियाणा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य को जल्द ही 450 नई बसें मिलने जा रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा बसें गुरुग्राम डिपो को मिलेंगी। नई बसें आने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा और ज्यादा बेहतर हो पाएगी। हरियाणा को मिलने वाली 450 बसों में सबसे अधिक 100 के करीब बसें गुरुग्राम को मिलेंगी। ये बसें पुराने गुरुग्राम और नए गुरुग्राम को तो कनेक्ट करेंगे ही, साथ ही लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मुहैया भी करवाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि शहरी मंत्रालय की तरफ से पूरे देश में 10,000 के करीब बसें शामिल होनी है। इनमें से गुरुग्राम समेत हरियाणा को कुल 450 बसें मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम को जल्द ही नए बस टर्मिनल की सुविधा भी मिलने जा रही है। जिले के सेक्टर 103 में नया बस टर्मिनल का निर्माण होगा। हरियाणा में छात्रों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना के तहत 8 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। इसके लिए पात्र छात्र भिवानी बोर्ड और SCERT की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन 15 अक्टूबर तक कर पाएंगे। इसके लिए राजकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रही कक्षा 8वीं के छात्र ही पात्र होंगे। छात्रवृत्ति के लिए 30 सितम्बर को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए हर महीने 1000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। पूरे हरियाणा से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन होंगे, जिसमें से 2337 पात्र छात्र चयनित होंगे। आवेदन करने वाले छात्र की कक्षा 7वीं भी राजकीय या अनुदान प्राप्त विद्यालय से पास होनी चाहिए। फैमिली आईडी में सालाना आमदनी की बात करें तो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। छात्र सिर्फ एक बार ही परीक्षा में शामिल हो सकता है। परीक्षा 30 नवंबर को राज्य के विभिन्न शहरों में आयोजित होगी। छात्रवृत्ति का पैसा सीधे छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की तरफ से विभिन्न विषयों में लेक्चरर पदों पर भर्ती के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। आयोग की तरफ से ये परीक्षाएं 15 से 24 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के माध्यम से तकनीकी और प्रबंधन विषयों के कॉलेजों में लेक्चरर पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सभी उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड 10 सितंबर से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। आयोग की तरफ से हिदायत दी गई है कि उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड A4 साइज पेपर पर साफ प्रिंट करवाना है। छोटे आकार या फिर धुंधली फोटो वाले एडमिट कार्ड स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही अभ्यर्थियों को केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देश ध्यान से पढ़ें व समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें। बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS चंडी मंदिर पंचकुला द्वारा फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट व डेंटल हाइजीनिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए B फार्मेसी अथवा 12वीं विज्ञान PCB सहित व फार्मेसी डिप्लोमा होना जरूरी है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए GNM डिप्लोमा चाहिए। वहीं डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए डेंटल हाइजीन डिप्लोमा होना चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन
शुल्क देय नहीं होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 53 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 26 सितंबर है। सैलरी 28,100 रुपए पर मंथ मिलेगी। राजस्थान की सीकर स्थित खाटू श्याम मंदिर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी मान्यता है। यहाँ देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंचते हैं। यदि आप भी हारे के सहारे बाबा श्याम के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो खबर आपके काम की हो सकती है, अन्यथा बेवजह परेशानी झेलनी पड़ सकती है। चंद्र ग्रहण और विशेष तिलक श्रृंगार के कारण खाटू श्याम मंदिर के पट 6 सितम्बर की रात 10 बजे से लेकर 8 सितम्बर की शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं क्योंकि इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है। मंदिर में विशेष शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद ही दर्शन शुरू हो पाएंगे। बाबा श्याम का शाही स्नान और तिलक श्रृंगार 8 सितंबर को होगा, जिसमें विशेष चंदन से उनका श्रृंगार किया जाएगा। ये धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद ही मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। हरियाणा शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई अधिनियम के तहत तय नियमों में गड़बड़ी करने वाले करीब 1680 प्राइवेट स्कूलों पर जुर्माना लगाया है। विभाग द्वारा यह कार्रवाई शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले स्कूलों के खिलाफ किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन स्कूलों ने आरटीई एडमिशन की डिटेल्स MIS पोर्टल पर अपलोड नहीं की है, उनके खिलाफ विभाग ने ये कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत विभाग ने 1,000 रुपए फीस लेने वाले स्कूल पर 30,000 रुपए और 3,000 रुपए तक फीस लेने वाले स्कूलों पर 70,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जो स्कूल 3,000 से ज्यादा फीस लेते हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में इन स्कूलों पर सुनवाई के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि 1126 स्कूलों की मान्यता भी खतरे में है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को 10 सितंबर तक पूरी कार्रवाई करके रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि स्टूडेंट्स के अधिकारों और आरटीई प्रावधानों से समझौता नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली। पिछले शनिवार यानी 30 अगस्त की बात करें तो सोना 1,02,388 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 1,06,338 रुपए 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसकी कीमत 3,950 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी है। वहीं चांदी की कीमत इस हफ्ते 5,598 रुपए बढ़ी है। पिछले शनिवार को ये 1,17,572 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी, जो अब 1,23,170 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,07,780 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 98,810 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नमस्कार।